अजी औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा। अजी औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा, परंतु ये मुकद्दर भी मुझे मेरे महापुरुषों के संघर्ष से मिला है, परंतु ये मुकद्दर भी मुझे मेरे महापुरुषों के संघर्ष से मिला है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, जल जमीन एवं जंगल लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा जी, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले एवं इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर नरेश, राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज और इन सब बूढ़े कारवा को आगे बढ़ने वाले, गति देने वाले, कानूनी रूप देने वाले, लाखों करोड़ों शोषित पीड़ित वंचित लोगों की आवाज उठाने वाले संविधान निर्माता, कलम के बादशाह, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। इस मंच पर आसीन आदरणीय अतिथिगण और मेरे सामने बैठे आप सभी लोगों को मेरा जय फूले जय भीम। साथियों, ऊपर बैठे लोगों का हम तो फूल माला से स्वागत कर देते हैं, मगर नीचे बैठे लोगों का फूल माला से स्वागत करेंगे तो फूलों की बगिया उजड़ जाएगी, इसलिए हम आपका फूलों से नहीं तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथियों, खुशियों पे मौज की रवानी होगी, खुशियों पे मौज की रवानी होगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होगी कि हम भी चार चांद लगा देंगे इस कार्यक्रम में, कि हम भी चार चांद लगा देंगे इस कार्यक्रम में, अगर आपकी तालियों की थोड़ी सी मेहरबानी होगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी होगी। साथियों, आज हमारे महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस कार्यक्रम को रखने का एक मकसद है, एक इतिहास है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे महापुरुषों का संघर्ष क्या था, इनके संघर्ष, इनके विचारों को हमें आखिर क्यों ही बताया जाता है। साथियों, यह बात बिल्कुल ये सत्य है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम अपना इतिहास कभी बना भी नहीं सकती। साथियों, अगर इस देश में सबसे बड़ा घोटाला कहीं हुआ है तो इतिहास का हुआ है। हमें हमारे महापुरुषों के बारे में बताया नहीं गया, उनके इतिहास को दफन कर दिया गया और इसका परिणाम यह निकला कि हम अपने मुक्तिदाताओं को जान नहीं पाए और अपना ही शोषण करने वालों को पूजते ही रह गए। साथियों, मैं उस शांति के अमरदूत महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी की बात करूंगा, जिन्होंने सारे विश्व को शांति का संदेश देकर अपना लोहा मनवाया। जिस तथागत गौतम बुद्ध जी ने राजा का पुत्र होने के बावजूद भी परमार्थ के लिए अपना घर का भी त्याग कर दिया। जिस राजपुत्र शाक्यवंशी तथागत गौतम बुद्ध जी विश्व विख्यात शांति का संदेश और मानवता का संदेश दे गए और भारत को बौद्धमय बना गए। साथियों, हजारों वर्ष पहले की बात है, हजारों वर्ष पहले की बात है, जब जम्मू द्वीप में खून की नदियां बहती थी, बहुजनों का घर जलाना आदत पुरानी थी, चारों तरफ लड़ाइयां जारी थी। सारी लड़ाइयां जीतकर जिसने अपनी शान बढ़ाई थी, अजी सारी लड़ाइयां जीतकर जिसने अपनी शान बढ़ाई थी, अजी अफसोस हुआ था उस सम्राट अशोक को, अजी अफसोस हुआ था उस सम्राट अशोक को जिसने अपनी बाकी की जिंदगी तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में चलाई थी, जिसने अपनी बाकी की जिंदगी तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में चलाई थी। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध जी के पद चिन्हों पर चल के राजा सम्राट अशोक जी ने 84,000 बुद्ध विहारों का निर्माण किया एवं जिनके शासनकाल में भारत सोने की चिड़िया एवं विश्व गुरु कहलाया। मगर क्रांति प्रतिक्रांति के चलते इनके पोते वृहदत्त की हत्या इन्हीं के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दी और इसका परिणाम साथियों, पुष्पमित्र शुंग कौन था? ये पुष्पमित्र शुंग आखिर था कौन, ये जानने की कोशिश आप जरूर ही करना। पुष्पमित्र शुंग ने वृहदत्त की हत्या तो कर दी, मगर इसका परिणाम यह निकला कि हमारा आधे से अधिक समाज निर्बल एवं मानसिक गुलाम बनके रह गया और उन दुष्टों ने हमारे महापुरुषों के इतिहास को दफन कर दिया और अपनी प्रशंसा में एक नया झूठा इतिहास लिख दिया, जो आज भी हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मगर क्रांति प्रतिक्रांति यही नहीं रुकी, हमारे महापुरुषों के विचारों की आग हमारे महापुरुषों ने कभी बुझने ही नहीं दी और समय समय पर अपने ही विचारों से अपने समाज को जागरूक करने का काम किया। और इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले
कि विद्या बिन मति गई और मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बना लिए गए। यह सब हमारे अशिक्षित होने के कारण ही हुआ। इसलिए फूले जी ने सबसे पहले अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को सबसे पहले शिक्षित कर उन्हें देश की समस्त कन्याओं के लिए 1848 में पुणे के बुधवारी पेट अपने ब्राह्मण मित्र भिंडे के घर पर प्रथम कन्या स्कूल खोलने का काम किया और सन 1852 में दूसरा बालक स्कूल खोला और करीब करीब 150 से भी ज्यादा स्कूल खोलने का काम किया और वहां सबको पढ़ाने का भी काम किया। मगर कुछ तुच्छ मनवादियों को यह सब रास न आया। उन्होंने फूले जी के पिता पे दबाव डालते हुए फूले जी को उन्हीं के घर से निकलवा दिया। मगर फूले जी ने हार न मानी और सत्य की खोज के लिए, सच्चाई को अपने जीवन में अपनाने के लिए, जो अशिक्षित है उन्हें ज्ञानी बनाने के लिए, जो कमजोर है उनकी मदद के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और छुआछूत, सती प्रथा, जाति व्यवस्था और तमाम धार्मिक सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। साथियों, सत्य को कहने के लिए समझ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए समझ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं आगे अपने मजबूत इरादों से, जो बढ़ते हैं आगे अपने मजबूत इरादों से, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी रथ की जरूरत नहीं होती। साथियों, कोल्हापुर नरेश राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज जब अपनी सत्ता गद्दी पर बैठे तो बहुजन महापुरुषों से प्रेरित होकर अपने जन्मदिन के अवसर पे 1902 में ओबीसी के लिए 50% का आरक्षण घोषित कर दिए। साथियों, इन्हीं महापुरुषों के संघर्ष के चलते किसी के पेट से राजा पैदा होता है तो किसी के पेट से रंक पैदा हो जाता है, किसी के पेट से राजा पैदा हो जाता है तो किसी के पेट से रंक पैदा हो जाता है। मगर भीमाई एक ऐसी माता थी जिनके पेट से 14 अप्रैल 1891 में बापों का बाप पैदा होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, बाबा साहब वह व्यक्ति थे जब आप पढ़ने जाया करते थे तो उन्हें कक्षा के बाहर बैठा दिया जाता था, यहाँ तक मटके से पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। जब बाबा साहब अपनी माँ से पूछते कि माँ मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है, तब बाबा साहब की माँ कहा करती थी, बेटा हम लोग नीची जाति के हैं और वह लोग ऊंची जाति के हैं। बाबा साहब ने कहा कि माँ ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? बाबा साहब की माँ ने कहा, बेटा किसी किताब में लिखा होगा। बाबा साहब ने कहा कि माँ किताब में गलत लिखा होगा तो क्या गलत ही मानेंगे? बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन मुझे किताब लिखने का मौका मिलेगा माँ जिस दिन मुझे किताब लिखने का मौका मिलेगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा कि सबको बराबरी का हक अधिकार दूंगा, कोई ना नीचा होगा और कोई ना ऊंचा होगा, सब समान ही रहेंगे। साथियों, बाबा साहब ने उस दिन से प्रण कर लिया, उस दिन से बाबा साहब ने प्रण कर लिया कि कितनी भी परेशानियां आ जाए मुझे अब पढ़ना ही है और पढ़ना ही है। साथियों, जब बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तब वहां पे एक प्रोफेसर ने भारत पे व्यंग करते हुए, भारत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत एक बिखरा हुआ देश है, वहां पे कभी भी समानता नहीं आ सकती। सभी क्लास के बच्चे हंस रहे थे पर बाबा साहब चुप रहे। जब सब बच्चे शांत हो गए तब बाबा साहब ने कहा कि सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल तुम बोल सकते हो। बाबा साहब ने कहा कि सर आप बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। प्रोफेसर ने कहा कि साबित करो कि मैं गलत हूं। बाबा साहब ने अपनी किताब से एक पन्ना लाकर दिया और कहा कि एक समाज को बदलने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। यह 3 चीजें मिला के एक समाज को बदला जा सकता है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि भारत एक दिन इन तीनों चीजों की बल पे सारे विश्व में एकता की मिसाल बनेगा, सारे विश्व में एकता की मिसाल बनेगा। प्रोफेसर ने कहा आखिर ऐसा कौन करेगा? बाबा साहब ने गंभीरता से कहा ऐसा मैं करूंगा और यह मेरा सपना ही नहीं, यह मेरा मिशन भी है। बाबा साहब के मुंह से ये बात सुनकर सारे क्लास के प्रोफेसर जो अभी तक हंस रहे थे, जो भारत का मजाक उड़ा रहे थे, वो गहराई से सोचने में मजबूर हो गए और जो बच्चे हंस रहे थे वह भी चुप हो गए। साथियों, बाबा साहब ने विषम से विषम परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद कठिन से कठिन मुश्किलों का सामना किया और 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया और सारे विश्व में
करती थी। पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर साथियों समझदार को इशारा काफी है। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तब इस देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत पड़ी, एक मसौदे की जरूरत पड़ी। वह कानून बाबा साहब को लिखने का मौका मिला, क्योंकि इस देश में कोई बाबा साहब जितना योग्य ही नहीं था जो इस संविधान को पूरा कर पाए, कोई विद्वान ही नहीं था जो इस संविधान को लिख पाए। बाबा साहब ने दिन रात एक कर दी, बाबा साहब ने दिन रात एक कर दी। सारे देशों के संविधान का अध्ययन कर तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले और कबीर साहब को अपना गुरु मानते हुए और तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को, उनके विचारों को अपने संविधान में दाखिल करने का काम किया। और यह संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में पूर्ण करके इसे भारत सरकार के हाथों सौंप इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करवा दिया गया। साथियों, यह संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय पर आधारित है। यह संविधान हमें पढ़ने लिखने का अधिकार देता है। साथियों, आपको पता है इसके पहले का संविधान आखिर क्या था? इसके पहले के संविधान में लिखा हुआ था कि स्त्री शूद्र न शिक्षा दियता, कि स्त्री और शूद्रों को शिक्षा न दी जाए, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाए। हजारों साल की वर्ण व्यवस्था के चलते न हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, न ही राजनीतिक अधिकार मिला। साथियों, मैं पूछना चाहूंगा कि संविधान लागू होने के पहले हमारे कितने विधायक थे, कितने सांसद थे? बताइए, कितने विधायक और कितने सांसद थे? एक भी नहीं थे। इतने जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन? अगर हम चुप हो गए तो हमारे महापुरुषों के लिए बोलेगा कौन? हमारे महापुरुषों के लिए बोलेगा कौन? इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है कि जिस व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों को अपमानजनक जिंदगी दी, उसे मनु का विधान कहते हैं। अजी, जिस व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों को अपमानजनक जिंदगी दी, उसे मनु का विधान कहते हैं। और जिस व्यवस्था ने हमें दिया मान और सम्मान, अजी, जिस व्यवस्था ने हमें दिया मान और सम्मान, उसे बाबा साहब का संविधान कहते हैं, उसे बाबा साहब का संविधान कहते हैं। साथियों, बाबा साहब जाते जाते कहा गए कि ये मेरे बहुजन समाज के मानव का स्लोगन, आज के पहले तुम्हारे पास कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं थी, सब तुम्हारे शत्रुओं के पास थी, मगर मैं तुम्हें संविधान के रूप में एक ऐसी ताकत देने जा रहा हूं जो तुम्हारे शत्रुओं के पास भी नहीं है। वह है लोकतंत्र में वोट देने की ताकत, क्योंकि तुम्हारा संख्या बल 85% है और तुम्हारे शत्रुओं का सिर्फ 15%। साथियों, वो एक दौर था जहां अम्बेडकर खिलाफ दुनिया सारी थी, जहां अम्बेडकर खिलाफ मनवादी ताकतें सारी थी, जाति धर्म के नाम पर चलने वाली ये गद्दारी थी। मगर मेरे भीम जी का कुछ ना बिगाड़ सके दुश्मन, मगर मेरे भीम जी का कुछ ना बिगाड़ सके दुश्मन, क्योंकि मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी, मेरे भीम जी की कलम तलवार से भी भारी थी। साथियों, इसलिए हमें कलम को तेज करने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा, पहले के समय सत्ता पाने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर आज के समय संविधान ने आप सभी को वोट के रूप में एक ऐसी ताकत दे दी है कि यहाँ बटन दबाओ और दिल्ली का राजा गिराओ। यह ताकत बाबा साहब के संविधान ने आप सभी को दे दी है। साथियों, बाबा साहब जाते जाते कहा गए कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे जाने के बाद तुम मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, मैं तुम्हें विचारों में मिलूंगा। मगर साथियों, हमारे लोगों ने क्या किया? हमारे लोगों ने बाबा साहब स्टेटस, व्हाट्सएप की स्टेटस में बाबा साहब और बाबा साहब की मूर्ति के गले में माला और उनके विचारों पे ताला लगा दिया है, उनके विचारों पे ताला लगा दिया है। साथियों, अगर ये संविधान ना होता तो क्या
और विधानसभा भवन पर कब्जा कर लो, जहां से सबकी किस्मत लिखी जाती है, जहां से सबको अधिकार दिए जाते हैं। अगर हमारे लोगों ने इस बात को सुनते हुए भी अनसुना कर दिया और कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस बात को सुन लिया और अपने मठ मंदिर छोड़ लोकसभा भवन और विधानसभा भवन और न्यायालयों में कब्जा जमा कर बैठे हैं और वहां से हुकूमत चला रहे हैं, यह हमारे लिए काफी दुखद बात है। साथ ही वो इसलिए चला रहे हैं, क्या वो ज्ञानी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, इसलिए वह लोग अपनी हुकूमत चला पा रहे हैं। साथियों, सूरज तो सूरज है, सूरज तो सूरज है, चमकना उसका काम, लेकिन जिन्होंने लाखों करोड़ों बुद्धिमान सूरज चमकाए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है उनका नाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है उनका नाम। साथियों, बाबा साहब कहा गए, समझा कर गए कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और नारा भी देके गए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर काली चीज कोयला नहीं होती, लेकिन मेरे बहुजन के मूल निवासी धोखा तो वही खाते हैं जिन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, जिन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। साथियों, बाबा साहब की संविधान के बदौलत बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, मगर हमारे लोग संविधान की बदौलत शिक्षित तो बन गए, पर संगठित कुछ लोग संगठित दारू की दुकान पे हो रहे हैं और बच्चे कुछ लोग संगठित होना तो छोड़े पर संगठन बनाने में लगे हुए हैं, और इससे एकजुट तो नहीं हो पाए पर बटे के बटे ही रह गए। और इसका परिणाम यह निकल रहा है कि शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता के नशे में बाबा साहब पर अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। यह हमारे लिए साथियों काफी दुखद बात है। साथियों, फूल वही चुनते हैं, फूल वही चुनते हैं जो कांटों से टकराते हैं और अपने अधिकार मांगे नहीं जाते, बल्कि अधिकार तो छीने जाते हैं, बल्कि अधिकार तो छीने जाते हैं। साथी, जो अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमें दे दिए, उन्हें छीनने का काम करना होगा। आप सोचोगे आहे भरने से पत्थर पिघल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आहे भरने से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना कि आहे भरने से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। इस भारत के जर्रे जर्रे पे हिस्सा है तुम्हारा, कोई तुम्हें भुला भुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। इस भारत के चप्पे चप्पे पे हमारे महापुरुषों का खून बिक रहा है, तो जाके साथी हमारे चेहरों का रंग निकला है, तो जाके साथी हमारे चेहरों का रंग निक रहा है। इस रंग को हमें बरकरार रखना होगा। इसलिए कहता हूं कि अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, ऊंची सोच, ऊंचे ख्यालात पैदा करो। आपकी मर्जी बिल न बन सके इस देश का राजा, आपकी मर्जी बिल न बन सके इस देश का राजा। ऐसे हालात पैदा करो, ऐसे हालात पैदा करो, क्योंकि हर बीता हुआ कल आज नहीं होता, हर बीता हुआ कल आज नहीं होता। आसमान में उड़ने वाला हर एक पक्षी बाज नहीं होता। जो कौम शिक्षित बनकर संघर्ष न करे, जो कौम शिक्षित बनकर संघर्ष न करे, उसके सर पे कभी ताज नहीं होता, उसके सर पे कभी ताज नहीं होता। साथियों, जाते जाते बाबा साहब पे कुछ कहना चाहूंगा कि बाबा साहब आपकी तारीफ करूं कैसे, कि बाबा साहब आपकी तारीफ करूं कैसे। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, बाबा साहब जैसा कोई और नहीं, बाबा साहब जैसा कोई और नहीं। साथियों, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय फूले, जय भीम। बहुत ही शानदार